हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स बाय एस क्रोटोव का थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू हेमीस्फीयर ऑन इट्स सेंटर। कि एक हेमीस्फीयर है, वो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ दिया हुआ है, जिसके कारण उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू ई नॉट गिवन है। मेरे से बोला गया कि अगर हम इस हेमीस्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो इस पार्ट के कारण, डिफरेंट पार्ट के कारण, उस हेमीस्फीयर के सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू होगा। क्वेश्चन का जो लाइन गिवन है वो ऐसा है, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ ए हेमीस्फीयर एट इट्स सेंटर ओ इज ई नॉट। एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हेमीस्फीयर है जिसके सेंटर पे उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू ई नॉट है। ये हमारा फर्स्ट लाइन है क्वेश्चन का। ए पार्ट ऑफ द सरफेस इज आइसोलेटेड फ्रॉम दिस हेमीस्फीयर बाय टू प्लेन पासिंग थ्रू द सेम डायमीटर एंड फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विथ ईच अदर। मेरे से क्या बोला गया कि इस हेमीस्फीयर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ऐसे प्लेन के हेल्प से जो इसके डायमीटर से पास करे और आपस में जो एंगल बनाए वो अल्फा एंगल पे हो। थर्ड लाइन क्वेश्चन का है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई प्रोड्यूस्ड एट द सेम पॉइंट ओ बाय द चार्जेज लोकेटेड ऑन द आइसोलेटेड सरफेस। मेरे से क्या बोला गया, थर्ड लाइन में क्वेश्चन में पूछा गया कि तुम वैल्यू पता करो कि जो हमारा हेमीस्फीयर का एक पार्ट है उस पे जितना चार्ज प्रेजेंट होगा उसके कारण इस हेमीस्फीयर के सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। तो ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ने से लग रहा होगा कि ये इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कंसेप्ट अप्लाई होने वाला है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और एक्चुअल मेथड इसका यही है। बट हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं डिफरेंट अप्रोच के साथ। हम सिंपल बेसिक मैथ और वेक्टर का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहले आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन मेरे से बोला गया है कि एक हेमीस्फीयर है जिसके सरफेस पे कुछ चार्ज प्रेजेंट है और इस चार्ज के कारण इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू है ई नॉट। इस कंप्लीट हेमीस्फीयर के कारण जो सेंटर है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ई नॉट। अब बोला गया कि अगर हम इस हेमीस्फीयर को एक ऐसे प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड कर दें जो प्लेन आपस में अल्फा एंगल बना रहा हो, तो इस वाले पार्ट का जो हमारा ये वाला पार्ट है उसके कारण इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो आपको एक बात ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ड्यू टू सिमेट्री इसके सेंटर से ऑलवेज पास करता है और जितना ये एंगल बना रहा होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो हम अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा ये वाला जो पार्ट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E1 मान लेते हैं जो कि इस लाइन से पास करेगा, और जो ये रिमेनिंग पार्ट उसके कारण हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E2 होगा जो इसके सिमेट्रिकल यानी कि मिड पॉइंट से पास करेगा E2। ये हमारा सेंटर है। तब मेरे पास क्या आ गया कि मेरे पास एक वेक्टर E1 वेक्टर है, दूसरा वेक्टर E2 वेक्टर और एक ई नॉट है। तो मेरे पास तीन वेक्टर आ गया E1, E2 और ई नॉट। अब वेक्टर का डायरेक्शन पता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए हमको एक एंगल भी पता होना चाहिए। तो अब हम एंगल एनालाइज करते हैं कि कौन सा एंगल कितना है। तो देखिए ये जो तीनों वेक्टर हैं वो कुछ इस तरह से है कि ये तो सेंटर से पास कर रहा है ई नॉट, दूसरा ये है E1 वेक्टर। ये जो E1 वेक्टर है वो ये कंप्लीट एंगल अगर अल्फा है और ये इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा होगा तो ये एंगल अल्फा/2 होगा।
और ये एंगल अगर अल्फा बाय 2 है तो ये एंगल भी अल्फा बाय 2 ही होगा। तो ये जो एंगल है जो E1 बना रहा है डायामीटर के साथ, वो बनाएगा अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2। ये एंगल जो है हमारे पास, ये एंगल आएगा अल्फा बाय 2। अब अगेन ये वाला पार्ट जो हमारा हेमिस्फीयर का, ये एंगल अगर अल्फा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल 180 माइनस अल्फा होना चाहिए। और ये वाला E2 वेक्टर भी इस वाले हेमिस्फीयर के मिड पॉइंट से पास करेगा, तो इस एंगल को भी ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये अगर 180 माइनस अल्फा है कंप्लीट, तो ये वाला एंगल हो जाएगा छोटा वाला एंगल 90 माइनस अल्फा बाय 2। तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस अल्फा बाय 2। तो ये एंगल हमारे पास पता चल गया कि ये जो E2 वेक्टर है वो डायमीटर के साथ एंगल बनाएगा 90 माइनस अल्फा बाय 2। और ये कंप्लीट एंगल भी यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री होना चाहिए, नीचे वाले में भी यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल है 90 माइनस अल्फा बाय 2, ये अल्फा बाय 2, तो इस दोनों को कंप्लीट एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये एंगल जो E1 और E2 के बीच में आया हमारा, वो आ गया 90 डिग्री। ये एंगल आ गया 90 डिग्री। अब सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए ये क्या आ गया, अच्छा ये जो हमारा E0 वेक्टर और ये जो डायमीटर था, ये E0 वेक्टर और ये डायमीटर, ये भी आपस में कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 90 माइनस अल्फा बाय 2। और ये एंगल अगर 90 माइनस अल्फा बाय 2 आ गया, तो ये एंगल आना चाहिए अल्फा बाय 2। तो अगर हम आप इसको एक बार क्लियरली देखें तो ये किस टाइप का इमेज बन रहा है हमारे पास, कि ये एंगल है E0, ये वेक्टर E0 वेक्टर E1 के साथ बना रहा है, E0 वेक्टर E1 के साथ बना रहा है 90 माइनस अल्फा बाय 2 एंगल, और E2 के साथ बना रहा है अल्फा बाय 2 एंगल। एक बात और कि ये E1 E2 का अगर हम वेक्टर सम देखें E1 प्लस E2 का, तो ये E0 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट हेमिस्फीयर का और ये दोनों हेमिस्फीयर के पार्ट का है। तो इसको अगर हम वेक्टोरिकली ऐड करें तो ये कंप्लीट हेमिस्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। तो अगर E1 और E2 को ऐड करके E0 आ रहा है, यानी E1 और E2 का रिजल्टेंट वेक्टर E0 है। आप इससे भी कर सकते हैं। दूसरा बात ये भी है कि अगर हम इस तीनों वेक्टर को अलाइन करें, तो ये अगर इसको हम E1 मान लें, तो E1 के साथ E2 बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, और ये हाइपोटेनस की तरह एक्ट करेगा। वैसे तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये E0 है, ये एंगल अल्फा बाय 2 है, ये इसका रिजल्टेंट है। तो अगर हम E0 का दो कंपोनेंट ब्रेक करें तो E0 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा E0 कॉस अल्फा बाय 2, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा E0 साइन अल्फा बाय 2। तो E1 और E2 का वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि E2 इक्वल टू E0 कॉस अल्फा बाय 2 हो जाएगा, और E1 का वैल्यू E0 साइन अल्फा बाय 2 हो जाएगा। ये जो हमारा इस फिजिक्स बाय आइसोटोप का थर्ड क्वेश्चन है, उसका आप एक्सटेंशन क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में हम लोग ये कैलकुलेट किए थे कि अगर हेमिस्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसके कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जो कि इस क्वेश्चन में फोर्थ वाले क्वेश्चन में E0 दिया हुआ है। इसी E0 का वैल्यू हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट किए थे, और उस E0 का वैल्यू आया था सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो तो इस E0 के यहाँ पे हम लोग सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट भी पुट कर सकते हैं। तो ये E1 का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट साइन अल्फा बाय 2, और E2 का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कॉस अल्फा बाय 2। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था जो कि इजी वे में सॉल्व हो गया। अगर आप बोलेंगे तो हम इसका डिफरेंट अप्रोच, जो कि जनरल कंसेप्ट है, उसका यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो हम वो वाला मेथड भी बता देंगे आपको, लेकिन ये मेथड जनरली इजी अप्रोचेबल है, आपको समझ में भी इजीली आया होगा।
तो थैंक यू।